तो चैप्टर 3 मैट्रिसेस, ठीक है। सिंगुलर के लिए मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं एंड जब बहुत सारे हो जाते हैं तो मैट्रिसेस। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ कि सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है। इट इज rectangular arrangement of numbers and functions. इसको एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या है? जब हम नंबर्स को या फंक्शंस को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देते हैं तो मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है, ये कुछ नंबर्स लिए हमने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, कुछ नंबर्स लिए इनको अरेंज कर दिया। अब इसमें जो नंबर्स हैं, नंबर्स में हम सारे रियल नंबर्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नंबर्स में क्या है, हम सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ जो जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, हम उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है sin थीटा, cos थीटा, माइनस cos थीटा, tan थीटा। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। समझ आ गया कि मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब बात आती है कि सिर्फ अरेंजमेंट है तो हम क्या करें इसका, ठीक है, हमें क्यों इसे पढ़ना है अगर सिर्फ अरेंजमेंट है? तो ये इसलिए पढ़ना है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ी थी आपने 10th क्लास में, तो जब वो बढ़ जाती है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आ जाती है, 4 वेरिएबल्स आ जाती है, तो उन्हें सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे हमारा जो मैट्रिक्स मेथड है बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत ही इजीली हम लीनियर इक्वेशन इन 3 एंड 4 वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इस चैप्टर के भी जब हम एंड में जाएंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबब्ली आता ही आता है एग्जाम में, वो भी यही है जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल देंगे, उसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। डेफिनेशन समझ आ गई, क्या होता है मैट्रिक्स, आइडिया मिल गया। अब आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ठीक है। समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 6 8 7 9 11, ठीक है। ये मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी नंबर लिए। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। रोज कौन सी होती हैं, कॉलम्स कौन सी होती हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये रो कहलाती हैं। रो, जैसे ये R1 हो गई यानी रो 1, ये रो 2 हो गई हमारी, ये रो 3 हो गई, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, वो हमें वो कॉलम्स कहलाती हैं, ठीक है। वो क्या कहलाती हैं? कॉलम्स कहलाती हैं। जैसे कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये पॉज कर। ठीक है, तो रो पता चल गई हमें। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रो कहलाती हैं, और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कॉलम्स कहलाती हैं। अब आता है टोटल नंबर ऑफ रोज। तो जो नंबर ऑफ रोज है उसको हम
m से डिनोट करते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो हमारा ऑर्डर है इट इज m क्रॉस n। m क्रॉस n क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर हमें एक आइडिया देता है कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें कितनी रो है और कितनी कॉलम है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी मैट्रिक्स में 3 रो है 3 कॉलम है, इसको हम लिखते हैं 3 क्रॉस, मल्टीप्लाई नहीं करते, 3 क्रॉस 3 लिखते हैं क्योंकि ये हमें एक आइडिया दे रहा है कि इसमें कितनी रो होने वाली है और कितनी कॉलम होने वाली है। ऐसे क्यों है? जैसे अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जो कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की होने वाली है, तो आपको पता है कि आपको एक मैट्रिक्स लेनी है जिसमें आपके 2 रो होने वाली है एंड 3 कॉलम होने वाली। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि आपको कितने एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, इसलिए ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका क्या ऑर्डर हो सकता है। तो 2 रो है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, ऑर्डर को हम नीचे कॉलम में लिखते हैं। इसका ऑर्डर देखते हैं, नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम हमारी 3 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। से इसका ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर हो गया हमारा 2 क्रॉस 2। ठीक है, ऑर्डर आसान है, समझ आ गया। ठीक है, इसी में अगर हम साथ के साथ देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो वो m into n हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में कितने होते हैं, तो सिंपली m into n, मतलब नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉलम से, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, मल्टीप्लाई कर दो 9, तो गिनोगे तो 9 एलिमेंट होने वाले। ठीक है, बहुत ही आसान सा और कॉमन सा टॉपिक है। ठीक, इसको क्लियर करते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसको साथ के साथ नोट भी कर लेना, जो भी पढ़ते जा रहे हो नोट करते जाओ, अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इसमें क्या है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दी जाए कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है, ठीक है, आपको गिवन है, तो बताओ उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 एलिमेंट्स आर गिवन आर देयर। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था इस पिछले टॉपिक में कि अगर आपको ऑर्डर दे रखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके आते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है 8, तो आपको ये देखना है कि हम किस किस को मल्टीप्लाई करके 8 ला सकते हैं। तो 8 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, 1 into 8 आएगा, 2 into 4, 4 into 2, then 8 into 1। ठीक है, तो ये सारे पेयर्स हो गए, जितने भी पेयर्स हो गए ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में हमें बोला जाए कि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं, तो वो ये होंगे। ठीक है, तो 4 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर। ठीक है, बड़ा आसान है, पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करके वो डिजिट आ जाए, तो वो सारे हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जनरल नोटेशन क्या होता है। जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की नोटेशन में हमें 2-4 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि अगर मैं किसी कंप्लीट मैट्रिक्स को अगर डिनोट करता हूं तो एक कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा। ठीक, अगर मुझे किसी भी कंप्लीट मैट्रिक्स को डिनोट करना होगा तो कोई भी कैपिटल लेटर मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब बात आती है इसके एलिमेंट्स की। अगर मुझे इसके एलिमेंट को डिनोट करना है
तो किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने के लिए मैं यूज करता हूँ स्मॉल ए, ठीक है, मतलब मैं यूज करता हूँ, आपको भी यूज करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। हम जब भी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को यूज करना होता है तो हम स्मॉल ए यूज करते हैं और नीचे आता है आई और जे। अभी आई जे क्या है, आई आपको बताता है कि नंबर ऑफ रो क्या है और जे जो है वो आपको बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम क्या है। जैसे कि अगर मैं ये वाला एलिमेंट लूं, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए, रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो मैं इसे लिखूंगा A12, ठीक है। A12 पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट की बात हो रही है, जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, यानी कि ये, ठीक है, इसकी बात है, ठीक है। जब भी हम इसकी नंबर ऑफ रो और कॉलम डिनोट कर देंगे, जिससे हम किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं A2 की सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है, 7, समझ में आ गया। तो ए आई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक चीज और देखें कि आई जो है हमारा वो 1 या 1 से बड़ा होगा, ठीक है, एंड किससे छोटा होगा, m से। m इज द नंबर ऑफ रो, अगर 2 रो है तो 2 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा j है, j भी क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा और n से स्मॉलर। तो ये जो है ये हमारा आता है जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बड़ा आसान है। हम किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। जब हम उसके एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, इसके नीचे आई और जे, यानी कि उसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मेंशन किया जाता है, ठीक है। जनरल नोटेशन हो गई। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो हमारी सबसे पहली टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। सबसे पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। इसकी जो टाइप है वो लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो इसके नाम है नाम से ही पता चल जाएगा। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रो है वो 1 होती है, ठीक है। मतलब आपकी मैट्रिक्स में क्या होगी, सिर्फ एक ही रो होगी, जैसे कि 1 2, सॉरी ये रो मैट्रिक्स है, 2 7 9, ठीक है। क्या ये रो मैट्रिक्स है जिसमें हमारी सिर्फ एक रो है, कॉलम हमारे जैसे इसमें 2 कॉलम हो गए, इसमें 3 कॉलम है, कॉलम कितनी भी हो लेकिन रो सिर्फ और सिर्फ एक होने वाला है, ठीक है। सेम अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, दूसरा है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो ये भी पता चल गया, नंबर ऑफ कॉलम 1 होने वाली है, ठीक है, 4 6, ठीक है, एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही अगर इसमें हम 3 रो ले लें, 3 7 9, ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। उस कॉलम हमारी एक ही होनी चाहिए। थर्ड जो हमारा टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमें पता है कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल जिसमें हमारी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है। सेम मैट्रिक्स में भी है, जब हमारी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे 2 4 6 8, ये मैंने 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स ली, ठीक है। इसे ऐसे ही बोलते हैं सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ा आसान है समझना, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम
बराबर। फोर्थ हमारा जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जब आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो वो आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, बड़ा इजी है, डेफिनेशन से पता चल रहा है, नाम से डेफिनेशन पता चल रही है कि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ आपके डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं। 2 by 2 की भी डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 7 0। ठीक है, इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, डायगोनल हमेशा ये वाला कंसीडर करना है। ठीक है, दो डायगोनल होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, तो जो पहला वाला ये डायगोनल होता है ये मेन डायगोनल होता है, हम हमेशा इसे कंसीडर करते हैं, ऑफ डायगोनल को कंसीडर नहीं करते। तो दूसरा वाला है ये हमारा ऑफ डायगोनल, तो हमें हमेशा मेन डायगोनल रखना है कि मेन डायगोनल में एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, ऑफ डायगोनल में नहीं। दूसरा नेक्स्ट हमारा टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स के बाद वो है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी का ही टाइप है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे सेम हो जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। जल्दी से देख लेते हैं, जैसे √2 √2 और √2। ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है, 7 7। तो क्या है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे आगे सारे एक्सेल में यूज होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हमारे स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स 1 हो जाए, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, कोई बराबर हो, तो अगर वो सारे 1 हो जाए, 1 0 0 0 1 0, ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए और सारे के सारे 1 होने चाहिए, तो हमारी क्या हो जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0। ठीक है, बड़ा आसान है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी। इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ हो ही ना, कोई एलिमेंट ना हो, मतलब जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको हम। जैसे 3 by 3 की 4 रो को इसी में नल मैट्रिक्स बना सकते हैं। नल मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं। ठीक है, अब लास्ट इंट्रोडक्शन का हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, वो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, वो देख लेते हैं वो क्या होता है, इधर ही बता देता हूं, इसको पहले नोट कर लो एक बार सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लिया। Equality of two matrices. तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली कंडीशन, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, their corresponding elements must be same।
इसका मतलब क्या है, जैसे हम मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 3 5 7, एक बी मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 3 5 7, एक सी मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 1 3 5 7 2 6। तो अब अगर हम चेक करें कि इनमें कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, तो पहले ऑर्डर देखेंगे 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है, इन साथ ही साथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सिमिलर है, ठीक है, जैसे कि 1 1, ठीक है, इसका फर्स्ट इसका जो a11 है ये इसके a11 के बराबर है, ठीक है, इसके भी बराबर है, अगर आप चेक करोगे तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए एंड हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ मैट्रिक्स A is equals to, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या बताना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर देख के बता सकते हो बड़ी आसानी से। ऑर्डर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर होगा हमारा 3 क्रॉस 4, ठीक है। किसी के पास अगर बुक नहीं है तो ऐप इंस्टॉल कर लेना एनसीईआरटी बुक्स की, वहां से आप देख सकते हो, नहीं तो आप अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख लो, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो अगर हम 3 into 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 एलिमेंट्स, ठीक है, बड़ा आसान है। फिर अगला पूछा है एलिमेंट्स बताने हैं, एक पार्ट कर रहा हूं, बाकी पार्ट आप लोग खुद करना, जैसे कि ये हमारा हो गया A13, ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट वो क्या है हमारा 19 हो गया, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट 19 हो गया, बड़ा इजी है, बाकी पार्ट खुद करना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। करा था हमने इंट्रोडक्शन में सेम कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 24, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर्स में हमें वो सारे पेयर्स देने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आएगा, ठीक है, तो 1 into 24, 2 into 12, then 3 into 8, 4 into 6, 6 into 4, 8 into 3, then 12 into 2 and 24 into 1, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये हो गए हमारे 8 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर। ठीक है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स है टोटल, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स। इसमें पूछा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, तो अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे आपके, 1 क्रॉस 13 हो जाएगा और 13 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगी, ये एक रो मैट्रिक्स होगी, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है। थर्ड सेम है, खुद करना है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया हमने, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं
इसका फर्स्ट पार्ट करूं सेकंड, चलो फर्स्ट पार्ट ही करूं, ठीक, जिसमें आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं ना a I j इज इक्वल्स टू I प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसी होती है, a11 a12 a21 a2, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डालते हैं, आई और जे की अलग अलग वैल्यू डालेंगे, हमें अपने आंसर्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले a11 कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 इज 2, ठीक है, बड़ा आसान। देन हमारा देखते हैं a12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, तो जाएगा 9 बाय 2, ठीक है। अब देखते हैं a21 2 प्लस 1 बाय 2, ठीक है, बड़ा आसान है, आई और जे की जगह वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 बाय 2, a22 तो ये जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2 इज 8। तो जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, हमारी ए मैट्रिक्स वो हो जाएगी 2 9 बाय 2 9 बाय 2 एंड 8। ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही बाकी पार्ट है, उसमें भी क्या करना है आपको, ये इक्वेशन अलग दे रखी है, ठीक है, जनरल नोटेशन अलग दे रखी है, आई और जे की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करते जाओगे एंड आपका जो मैट्रिक्स है वो आपको मिल जाएगा। फिफ्थ भी सेम है, ठीक है, फिफ्थ थोड़ा सा लेंथी है, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स लेनी है आपको, तो कितने टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, तो आपको 12 ऐसी वैल्यूज निकालनी है, देन मैट्रिक्स के अंदर पुट करनी है। फर्स्ट पार्ट में मॉड का यूज है, मॉड पता है ना क्या होता है, अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर आपको पॉजिटिव देगा, ठीक है, 11th में करा हुआ है आपने, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन कर लोगे अपने आप। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड, ठीक है। आपको दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है जिसमें से आपको इक्वेट करके x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसका फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट करते हैं। x plus 2 y plus z x 6 2 5, ठीक है। ये हमें बोला हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेट करते हैं, तो हमें क्या क्या इक्वेशन मिल रही है, एक मिलेगी x plus y is equals to 6, 5 plus z is equals to 5, x, y is equals to 8। हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको लेते हैं, ये हो गया हमारा z is equals to 5 minus 5, तो z is equals to 0, ठीक है। यहाँ पे xy है, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, x plus y is equals to 6, x is equals to 6 minus y, ठीक है। इसको पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट करा तो ये क्या हो गया आपका, पुटिंग इन सेकंड 6 minus y into में y is equals to 8, मल्टीप्लाई करेंगे 6y minus y square minus 8 is equals to 0, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, y square minus 6y plus 8 is equals to 0। पेयर बनाना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो जाएगा y square minus 4y minus 2y plus 8 is equals to 0। y कॉमन आएगा, y minus 4, यहाँ पर -2 कॉमन आएगा, y minus 4 equals to 0, ठीक है। तो यहाँ से एक तो हो गया हमारा y minus 2
एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की एक वैल्यू आ गई हमारी 2, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y की एक वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, तो y की दो वैल्यूज आई। तो अगर y की वैल्यू हम 2 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या है 6 माइनस y, तो 6 माइनस 2, 6 की एक वैल्यू आ गई, y का 2 है तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4, एंड अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 4 तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज है। z की वैल्यू 0 है, y की दो वैल्यू मिली है 2 और 4, x की भी दो वैल्यू मिली है हमारी 4 और 2। ठीक है, आसान है, आपको बस इक्वेशंस जो दे रखी हैं इक्वेट करना है एंड वेरिएबल्स जो है हमारे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। थर्ड पार्ट भी सेम है। ठीक है, तीन इक्वेशन है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। एक इक्वेशन में से z की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, फिर वहां से प्राइम पुट कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज करके सॉल्व करना। सेवेंथ भी सेम है, ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुझे कराना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन देखा है, ढंग से समझा है, तो बाकी क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान रखनी है, वीडियो देख रहे हो साथ के साथ नोट्स बनाना है। जो भी वीडियो में देख रहे हो नोट्स बनाते जाओ, बुक रखो अपने पास, सारे पूरी की पूरी एक्सरसाइज ट्राई करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए, वो भी उतारने हैं, जो क्वेश्चन रह गए वो भी सारे आपको खुद से प्रैक्टिस कर। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे एंड 3.2 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।